हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवन लर्नर्स। और आज का ये जो क्लास है हमारा, ये इन्विरॉन्मेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर है। ओके, तो आप सोच रहे होंगे, आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऐसे छोटे छोटे ना बहुत सारे टॉपिक्स में इंडिविजुअल वीडियोस बने हुए हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को जा करके ये फॉलो करने की कोशिश करो, क्योंकि एक एक टॉपिक, जैसे मैंने कोरल रीफ के ऊपर टॉपिक कवर किया है, सॉइल इकोलॉजी के ऊपर किया है, इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर करने वाली हूँ। तो ये ना एक आपका प्रिपरेशन इस तरह होगा ना कि आपको सॉइल इकोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत बेटर आंसर प्रिपेयर कर पाओगे। इवन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेकर के हम चीज़ों को चल रहे हैं। तो आपका कोरल रीफ से अगर कुछ क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स का तो आप लिख पाओगे। इवन अगर मेंस से कुछ क्वेश्चन आपको पूछता है आंसर राइटिंग के लिए तो आप लिख पाओगे। तो उस प्रोसेस में हम ले रहे। तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का एक छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो को करने के बाद आप इजीली किसी भी EIA के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है और हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की नीड क्या पड़ी। ओके, तो ये हम देखने वाले। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखो, ऐसा नहीं है कि पहले हमारा कोई भी जो डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं होता था। जब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं था तब भी हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती थी। बट डिफरेंस क्या था ना कि उस वक्त जो हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करते थे ना इन्वायरमेंट पे, उसमें हम उसके इम्पैक्ट को ना रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करते थे। जो EIA के आने के बाद ये चीज़ होना स्टार्ट हो गया। तो वो आगे लेक्चर में मैं आपको वो एक ग्राफ से भी ये चीज़ को समझाऊंगी। तो EIA इज़ नथिंग बट अ डिसीजन मेकिंग टूल है। ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है, किस लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ प्लानिंग। क्या? किस चीज़ का प्लानिंग? सच दैट देयर इज़ अ बैलेंस। किस चीज़ के बीच में बैलेंस हमें चाहिए? डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ये आजकल का बहुत ज़्यादा हॉट इशू, ना हॉट टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, हॉट इशू बन गया है कि हम इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, हार्म करते हैं किसी भी डेवलपमेंट को कैरी करने के लिए। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम ह्यूमन हैं तो डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल फॉर अस। बिकॉज अगर रेलवे नहीं बनेगा, मेट्रो नहीं बनेगा, एयरपोर्ट्स नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा। तो उस चीज़ के लिए हम ग्रीनरी को क्या करते हैं? काट देते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे? बिना सोचे समझे ये काम करते थे। अब हम EIA के द्वारा क्या करेंगे? एक डिसीजन पे आएंगे कि इसका जो ये हम काम कर रहे हैं इससे हमारे इन्वायरमेंट में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और हम इस चीज़ पे बैलेंस बना करके रख सकते हैं कि नहीं। किस चीज़ में बैलेंस? जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो हमारा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया आज की जनरेशन में। तो ये चीज़, इन दोनों के ऊपर हम बैलेंस बना करके रख सकते हैं या नहीं। तो आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। रटना नहीं है चीज़ों को। EIA एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ताकि ये प्लानिंग करता है ताकि एक बैलेंस बना रहे डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है। अगर किसी भी चीज़ को, अगर आप कहीं कुछ डेवलप कर रहे हो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, तो उस डेवलपमेंट में आपका दो चीज़ होता है। या तो आपका इन्वायरमेंट मॉडिफाई होगा, किसी न किसी तरीके से आप वहाँ पे कुछ ना कुछ करोगे, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ये या हो सकता है वहाँ पे आपके बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है, आप उसको मूव करोगे वहाँ से। ठीक है, तो या फिर आप कोई नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करोगे। ठीक है ना, जैसे कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप बनाना चाहते हो सपोज़ पावर जनरेशन के लिए कुछ, तो आप कोल को यूज़ करोगे ना, तभी तो आपका पावर जनरेशन होगा ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स एंड ऑल। तो आप कोल को यूज़ करोगे। तो डेवलपमेंट में हमेशा दो फैक्टर इन्वॉल्व होता ही होता है। एक होता है मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट और क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो डेवलपमेंट में क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब हम इनका इम्पैक्ट चेक करेंगे इन्वायरमेंट में कि कितना इम्पैक्ट पॉसिबल है। अगर ये 100% इम्पैक्ट कर दे रहा है तो हम इस चीज़ को कैंसिल कर देंगे, नो दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट फीजिबल। लेकिन फिर हम देखेंगे कि कितना प्रोजेक्ट मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है, कुछ परसेंटेज तक इम्पैक्ट कर रहा है, क्या हम इसको किसी और चीज़ में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ना हम अच्छे से स्टडी करेंगे, फिर एक डिसीजन पे आएंगे। इसलिए इसको डिसीजन मेकिंग टूल बोला गया है। ठीक है, व्हाट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, कि कितना इस चीज़ को ये ले करके चल सकता है। ठीक है, क्या इसका
कितना एडवर्स इफेक्ट होगा, कितना एडवर्स इम्पैक्ट होगा, और क्या ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड, अगर हम किसी भी चीज़ को बिगाड़ने का थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देते हैं ना, तो वो चीज़ टूट जाती है, बिखर जाती है। जैसे एक इलास्टिक रबर को आप ऐसे पुल करोगे ना दोनों साइड से, तो एक मोमेंट आएगा कि अगर इन दोनों रबर को खींचने का जो फोर्स है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इस थ्रेशोल्ड को जो ब्रेक करेगा ना, तो रबर आपकी टूट जाएगी, वापस वो होमोस्टैटिक मैकेनिज्म में, मतलब वापस आपके प्रीवियस फॉर्म में वो रबर नहीं आएगी। तो क्या थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा, तो ये चीज़ आपका चेक करेगा आपका क्या, EIA, ठीक है। अब EIA को सबसे पहले जिस कंट्री ने आपका पास किया था, लॉ बनाया था ना, वो है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1969 में EIA के ऊपर सबसे पहले लॉ बनाने वाली कंट्री है। और देखो इंडिया कितने देर के बाद 1994 में इंडिया आया इस चीज़ को, और इफेक्ट मतलब इस चीज़ को इंडिया ने एक्नॉलेज किया कि हाँ हमें ज़रूरी है, लेकिन हमारी जो लॉ इफेक्ट में आई ना, वो 2006 के बाद आई, ठीक है। और इसमें क्या था कि जैसा भी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट है ना, इट मे बी रिलेटेड टू XYZ वट एवर, इफ अ बिट इट इज डीलिंग विद इन्वायरमेंट ना, देन वी शुड गो विद दिस प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। तो एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट शुड गो थ्रू द प्रोसेस। ओके, द डॉग्स आर बार्किंग अलॉट आउटसाइड, इग्नोर करो, ठीक है। मैं थोड़ा लाउडली बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि उनका आवाज़ कम आए और मेरा आवाज़ ज़्यादा है, आई कांट हेल्प इट। ओके, तो EIA जो है ना, इसको अब इसको कवर तो किया गया होगा ना किसी लॉ के अंदर, तो यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स क्वेश्चन बन सकता है। इसको कवर किया गया है EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नॉट 1972। ओके, तो गलती से 1972 मत लिख लेना, इसको इसके अंदर कवर किया गया। अब हम एक केस स्टडी देखेंगे। देखो किसी भी अगर मेंस के आंसर को आप लिख रहे हो ना, किसी भी आंसर में अगर आप छोटा सा केस स्टडी को घुसा देते हो ना, तो आपका आंसर और इन्हांस हो जाता है, ठीक है, इन्हांस हो जाता है। आपके पास एक एक्स्ट्रा प्लस एड्ज होता है उस क्वेश्चन में, कि जो पेपर चेकर होगा ना, एग्जामिनर, ही विल फील कि हाँ मतलब थोड़ा क्या है, ये हटके है। हटके मीन्स दैट इट इज़ अ बिट डिफरेंट। ओके, तो ये सपोज ये एक रिवर है, इस रिवर में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलाना है, और यहाँ पे हमने एक रिजर्वर बनाया है पानी को स्टोर करने के लिए। तो ये आपका प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो देखो जब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगेगा ना, तो इसकी बेनिफिट्स में क्या होगा, यहाँ पे कनाल बनेगा, वाटर को हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ कर पाएंगे। देखो ये अभी क्या है इसका बेनिफिट्स, तो एक साइड में हम इसका बेनिफिट्स लिखेंगे, एक साइड में हम इसका इफेक्ट लिखेंगे, फिर हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि क्या बेनिफिट ज़्यादा है या फिर इसका जो लॉस है वो ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम एक डिसीजन पे आएंगे। तो इसीलिए ये एक डिसीजन मेकिंग टूल भी होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इरिगेशन प्रोवाइड होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा लोगों को। अब क्या होगा कि अगर रिजर्वर है, तो अगर वहाँ पे फार्मर्स हैं तो उनको वाटर प्रोवाइड होगा, तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा। एंड अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है तो क्या अच्छा होगा, इकोनॉमी अच्छा होगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं इस एरिया के। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अगर ये यहाँ पे हम एक रिजर्वर बना रहे हैं, तो मे भी हो सकता है यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट वाला एरिया हो, प्लांट्स हो, अच्छे टाइप के वेजिटेशन हो जो हमारे इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, तो उसका सबमर्जेंस होने का चांसेस है, बिकॉज रिजर्वर बना रहे तो पानी विल गेट स्टोर्ड ओवर देयर। तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो डिक्लाइन होगी। तो हम ये देखेंगे कि कितनी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है। ये भी तो हो सकता है ना, ये एक बंजर एरिया ही हो, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा स्पीशीज़ है यहाँ पे जिसको थ्रेट है वो देखेंगे। आसपास कोई विलेज तो नहीं है जो आपका सबमर्ज हो जाएगा, क्योंकि विलेज सबमर्ज होगा तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको, सरकार को, गवर्नमेंट विल नीड टू डिस्प्लेस दोज पर्सन टू अ डिफरेंट प्लेस, ठीक है। अब ट्राइबल्स अपना घर को लूज़ करेंगे, एंड इवन इफ देयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, तो सपोज कि आंध्र प्रदेश से उनको उड़ीसा मूव करने का ऐसा प्रोजेक्ट हुआ है कि आंध्र प्रदेश के ट्राइब को उड़ीसा मूव करेंगे, बट नाउ उड़ीसा में ऑलरेडी उस एरिया में जहाँ पे मूव किए हैं कुछ ट्राइब रहती है, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा ना, बिकॉज ये लोग ऑलरेडी
एक कंडीशन में जी रहे हैं, एंड आंध्र प्रदेश के ट्राइब को अगर डिस्प्लेस करोगे एंड देन इनका ओरिजिनल होम तो ये था ना, तो कुछ तो डिफरेंस आएगा ना, बिकॉज इवन दो दे आर ट्राइबल्स द कल्चर वेरिएशन इज अ लॉट इन इंडिया इवन अमॉन्ग ट्राइब्स, बिकॉज सम ऑफ द ट्राइब्स वर्शिप डिफरेंट थिंग्स, सम ऑफ द ट्राइब्स हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस, तो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब क्या होगा, सेडिमेंटेशन बढ़ेगा वहाँ पे, क्योंकि इफ़ रिजर्वर बन रहा है तो रिवर के फ्लो से वाटर तो आएगा ना, सेडिमेंटेशन बढ़ेगा, ठीक है। फिर वाटर अवेलेबिलिटी में गेट अफेक्टेड डाउन स्ट्रीम, बिकॉज आप वाटर के फ्लो को रोक रहे हो, ठीक है। अर्थ को एक आने का चांसेस हो सकता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल वो ले लो आप कि केरला और तमिलनाडु के बीच में जो एक डैम इशू है, आप आजकल रिसेंटली उसको न्यूज़ में सुनते होंगे, कौन सा डैम है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। 999 ईयर्स पे लीज वाला डैम का इशू है, करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो उस डैम से, उस जो वो डैम है केरला में सिचुएटेड है, उस डैम में तो यही बात हो रही है ना कि यहाँ पे अर्थ को एक आने का चांसेस है, तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है और ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो इस चीज़ को पूरा क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, ठीक है, कि कितना इसका हार्मफुल इम्पैक्ट है, कितना इसका आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो दिस विल बी स्टडीड, ओके। थोड़ा मैं इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। और ये पीडीएफ जो है ना नोट्स का, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाम है स्वेवन लर्नर्स, विद द सेम नेम यू कैन गेट इट, ओके। तो अगर ये इतना स्टडी हो गया आपका, ठीक है, अब डिसीजन लेने का बात आ रहा है, तो अब ये देखा जाएगा कि इफ़ नॉट इम्प्लीमेंटेड, अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, पॉवर्टी इंक्रीज होगा, बिकॉज देखो वो प्रोजेक्ट से में भी हो सकता था, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, तो एम्प्लॉयमेंट होगा तभी तो पॉवर्टी इंक्रीज होगा, नहीं होगा तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। पॉवर्टी अगेन लिख दिया, फ्लड आ सकता है, क्योंकि मे बी वो रिजर्व फ्लड मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए हो, ठीक है, ये सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन इम्प्लीमेंट किया तो देखो, आपने सुना होगा ना नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये किस लिए था, मेधा पाटेकर जो है ये इन्होंने लीड किया था इस चीज़ को, नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसा नर्मदा बचाओ आंदोलन में वो नहीं चाहते थे कि नर्मदा रिवर पे वो डैम का XYZ काम हो, ठीक है। तो नहीं इम्प्लीमेंट होने से ये सारा चीज़ हो सकता है, इम्प्लीमेंट होने से कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो सपोज़ ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपका जाएगा EIA के अंदर और इसका आउटकम हम देखेंगे। तो देखो ये छोटे छोटे डायग्राम्स जो है ना, जो मैं यहाँ पे बनाई हूँ, इसीलिए देखो ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस नोट्स को यूज़ करके ना अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो अगर इस टॉपिक में क्वेश्चन आपका आता है तो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट EIA से पास हुआ, आउटकम क्या आया, देखिए, मिनिमम इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट विल बी विद इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। कैरिंग कैपेसिटी मतलब जितना भी इम्पैक्ट होगा ना, उसको हमारा जो इकोसिस्टम है और इन्वायरमेंट है एब्जॉर्ब कर पाएगा। देखो थप्पड़ जो होता है ना, थप्पड़, कुछ थप्पड़ मीन्स स्लैप, ओके, फॉर ऑल दोज पीपल हु डज नॉट नो हिंदी, थप्पड़ मीन्स स्लैप। तो समटाइम्स ना कुछ स्लैप्स ऐसे होते हैं ना, सम स्लैप्स विल बी देयर विच यू विल बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट स्लैप, इवन इफ वो स्लैप आपको योर मदर और फादर गेव यू दैट स्लैप, यू विल बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट, ओके, नो प्रॉब्लम। बट इफ अ थ्रेशोल्ड विल पास ना, इफ दैट स्लैप विल बी टू मच, तो आप उस चीज़ को ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, एंड देन देयर विल बी अ रिएक्शन। तो वैसे ही इन्वायरमेंट का वो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है कि नहीं, वो बोलते हैं ना बर्दाश्त, हाँ, हिंदी में देयर इज अ वर्ड कॉल्ड बर्दाश्त, तो बर्दाश्त करने के अंदर है कि नहीं, वो चीज़ देखेंगे। अब हम देखेंगे कि EIA से हो के जब हम प्रोजेक्ट हमारा पास हुआ ना, तो हमको ये वाला चीज़ मिला, उसमें हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं कि ये इसमें ये चेंजेस करो, ये कुछ सजेशन दे सकते हैं ताकि हमारा वो विद इन थ्रेशोल्ड हो जाए। प्रोजेक्ट विदाउट EA हुआ ना, तो क्या होगा, ये एडवर्स इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में भी होगा और ह्यूमन पॉपुलेशन में भी होगा, ठीक है। तो पहले हम जो डेवलपमेंट करते थे ना, वी यूज टू डू डेवलपमेंट जस्ट फॉर द sake of development and just we used to consider human beings, but we used to consider human beings, but we were not aware that that itself was not good for human beings, because man and environment should work in a balance, because God has created our world in a way that there should be a balance, we both are mutually dependent on each other, it should happen in that way, but it was not happening. We were thinking that it is for our sake and development is very much important, we were ignoring the environment aspect at that moment of time. बट जब हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, तब हम ध्यान देने लगे कि हमें बैलेंस बना करके चलना है, ओके। देखो
ये आपका एक मैप, ये आपका एक ग्राफ देखो, ठीक है, ये फिगर 1, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका इन्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट एक्स, ठीक है, विदाउट एनी प्रोजेक्ट पी एंड विथ ये विदाउट एनी प्रोजेक्ट नहीं है, विदाउट एनी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। करेक्शन कर लेना ये नोट्स में यहाँ पे, विदाउट एनी EIA। तो विदाउट एनी EIA ये आपका सीधा स्ट्रेट लाइन लिया, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट देखो विथ प्रोजेक्ट पी, ठीक है, एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आई थिंक इसे समझा दूँ या फिर ओके, कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट विथ प्रोजेक्ट पी एंड विदाउट EIA, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ना कि देखो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, एक्स ऐसे हमारा जा रहा है, लेकिन अगर हम EIA लिखेंगे ना तो EIA में हम इसके इम्पैक्ट को ना थोड़ा सा देखो रिड्यूस कर पाए यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या ना हम इम्पैक्ट को बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर पाते। जैसे कि ये वाला मैप आप देखो, ठीक है, ये हमारा इन्वायरमेंट हुआ, ये इस तरीके से गया, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से गया। अभी हम इसको अगर EIA के साथ इम्प्लीमेंट किए हैं ना, तो ये क्या होगा, हमारा जो इम्पैक्ट है इसका थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये प्रोजेक्ट है तो हमारा इम्पैक्ट इसका थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला इसका कॉन्सेप्ट है। आई होप से थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे ये हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर हम इसको विदाउट EIA इम्प्लीमेंट करें ना, तो देखो ये इम्पैक्ट हमारा, ये प्रोजेक्ट जो हमारा एक्स जा रहा है वो पूरा सीधा साधा जा रहा है पूरा। लेकिन अगर हम इसमें EIA लगा देते हैं ना, तो ये जो हमारा है ये इम्पैक्ट हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये इस तरीके से करेक्ट हो सकता है ये चीज़। तो ये हम ग्राफ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको विथ और विदाउट में, इस चीज़ को आप करेक्ट कर लेना। अब देखो EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट पहले क्या होता था, हम बस बायोटिक फैक्टर्स को इन्वायरमेंट लेते थे, बट इसमें वो अबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर, ह्यूमन, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट सब कुछ देखेंगे। आई में हमारा इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कि वो रिवर्सिबल इम्पैक्ट है, मतलब अगर वो होने के बाद वापस से हम उसी मतलब प्रॉपर तरीके से जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ वापस आ सकते हैं, क्या वो इरिवर्सिबल है, इंटेंसिटी कितना है उसका, ठीक है। असेसमेंट, इवैल्यूएशन कैसे हम करेंगे, क्वांटिटेटिव, ठीक है, कितने नंबर्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, कितने नंबर्स में, है ना। क्वालिटेटिव, क्या इफेक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म में उस ट्राइब को वहाँ पे, उस एरिया को वहाँ पे, उस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में। तो क्वालिटेटिव, ये सारा हम इतना सारा डिमेंशन लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब देखो कोई एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसने एक प्रोजेक्ट पी के लिए अप्लाई किया है EIA में। EIA में एक इन्वायरमेंट क्लियरेंस अथॉरिटी होती है यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट के ना कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं EIA नोटिफिकेशन से, कि उस गाइडलाइंस को यूज़ करके आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी जो आपका पी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। अब क्या ना, वो उसने स्टडी किया, वो सीधा बोलेगा नो, रेड फ्लैग, नो, नॉट पॉसिबल, इसका इम्पैक्ट या फिर इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई, वी कैन नॉट टेक अ रिस्क, ठीक है। बोला यस, इट इज़ फाइन, इट इज़ विद इन द कैरिंग कैपेसिटी, वी कैन इम्प्लीमेंट ग्रीन सिग्नल। लेकिन एक और टाइप है, उसमें बोलेगा यस, लेकिन आप थोड़ा फीडबैक दे देगा, चेंज करो, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करो एंड देन वापस से अप्लाई करो। तो ये आपका इनको जो सजेशन देगा, दे विल इम्प्लीमेंट कि ओके यहाँ हमें ये करना है, इतना किलोमीटर, इतना रेडियस, जो भी XYZ आपका फीडबैक देगा, एंड देन दे विल अप्लाई अगेन, एंड देन फिर से वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस अथॉरिटी के पास जाएगा, एंड देन दे कैन गिव येस एंड नो, ग्रीन फ्लैग या फिर रेड फ्लैग बोलते हैं आपका, ठीक है। तो EIA आपका किस किस चीज़ से कंसिस्ट होता है, इसका डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंट होने के बाद पोस्ट प्रोडक्ट, मतलब हो जाने के बाद ये चीज़ कैसा काम करेगा, और उसको लॉन्ग टर्म की मॉनिटरिंग, ये सब डिमेंशन को लेकर के चलते हैं, बस इम्प्लीमेंटेशन एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को लेकर के नहीं चलते हैं, ठीक है। अब EIA में कुछ गवर्नेंस हम देखते हैं, ठीक है, कहाँ मतलब गवर्नेंस, हमारी गवर्नमेंट का रोल कहाँ आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो आपका होता है, ये नोडल एजेंसी है क्लियरेंस के लिए। नेशनल इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी NEAC,
ये नेशनल लेवल में होती है, स्टेट इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी ये आपकी स्टेट लेवल पे होती है, और डिस्ट्रिक्ट में भी आपकी क्लियरेंस कमेटी होती है आपका EIA के लिए। तो जिस तरीके का प्रोजेक्ट है उस तरीके से वो उस बॉडी के पास जाएगी क्लियरेंस लेने के लिए। जैसे कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट, A टाइप और B टाइप, दो टाइप में इसको डिवाइड किया जाता है। A टाइप में मतलब हमें वो उस तरह का प्रोजेक्ट होता है जिसमें सेंटर से क्लियरेंस चाहिए, जैसे डैम का प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, माइनिंग, मतलब ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे सेंटर का रोल ज़्यादा होता है। B टाइप में भी दो टाइप है, B में एक B1 टाइप है और B2 टाइप है। B1 टाइप में स्टेट और सेंटर दोनों की परमिशन लेनी होती है, जैसे कुछ इंडस्ट्री या फिर इरिगेशन से रिलेटेड, और B2 में बस स्टेट, जैसे कि एग्रो बेस्ड वाली प्रोजेक्ट। तो इसका प्रोजेक्ट का कैटेगरी होता है कि आपको NEAC, SEAC या फिर डिस्ट्रिक्ट CC किसके पास जाना है, कौन सा इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी के पास जाना है, ठीक है। जैसे अगेन आप ये एग्जाम्पल दे देखो, जैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल हुआ, फर्स्ट स्टेज में प्राइमरी असेसमेंट हुआ, ठीक है। प्राइमरी असेसमेंट के बाद लगा कि हाँ प्रोजेक्ट इज़ गुड, तो यस बोल दिया गया, लेकिन नहीं हुआ तो फिर से उसका सेकेंडरी असेसमेंट होगा और फिर डिसीजन लिया जाएगा यस और नो में। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, इसी को आपका स्क्रीनिंग बोलते हैं। स्क्रीनिंग मतलब क्या टाइप, कहाँ है, लोकेशन कितना है, स्टेक होल्डर्स कौन है, मतलब इन्वेस्टर्स कौन है, ठीक है। फिर स्कोप उसका देखा जाएगा कि कितना हाई लेवल का प्रोजेक्ट असेसमेंट इसमें चाहिए, किसको कितना इम्पैक्ट करेगा ये सारा चीज़। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एजेंसी को लेकर के, ठीक है। फिर पब्लिक कंसल्टेशन होगा यहाँ पे, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे जा करके उन लोगों से बात की जाएगी 60 to 90 डेज़ के टाइम फ्रेम। उसके बाद अप्रेजल मतलब येस और नो, मॉडिफिकेशन के साथ येस करना है या फिर नहीं करना है। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू द साइट ऑफ द पीपल, इन्फॉर्म करो उनके उनको पॉजिटिव नेगेटिव, उनका वोट लो। तो ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं EIA के। दीज स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। उसी तरीके से टाइप A, टाइप B, कौन सा नोडल एजेंसी है, देखो सारा चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, ओके। तो और ये ग्राफ जो मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है, ये आपका डायग्राम। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आप अपने आंसर में डालोगे EIA के क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा क्लियर कर देती हूँ मैं, ओके। अब हम इवैल्यूएशन करेंगे EIA कितना इफेक्टिव हुआ है इंडिया में। तो इसके कुछ डीमेरिट्स है, तो क्रिटिक्स क्या क्या है। देखो हमारे पास ना उतना डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है कि हम EIA को प्रोसेस कर पाए। इट इज़ लाइक ऑन पेपर कि स्क्रीनिंग होगा, स्कोपिंग होगा, पब्लिक कंसल्टेशन होगा। पब्लिक कंसल्टेशन के नाम पे कुछ नहीं होता है, लोगों को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, ये लोग खुद से फॉर्म भर देते हैं या फिर 10 to 100 पीपल के पास जा करके उनसे बातचीत करके कर लेते हैं। मतलब वो जिस तरीके से पूरा प्रोसेस है ना, उस तरीके से ये चीज़ कैरी नहीं हो पाता, बिकॉज सी इतने लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना, वोटिंग लेना, इट्स अ हरकुलियन टास्क है ना, हरकुलियन टास्क है ये। तो उस तरह से डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, और अगर हैं भी लोग तो उन प्रॉपर ट्रेन नहीं है और उनको अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। फिर हमारे इंडिया में चलो ठीक है, स्क्रीनिंग लेवल का काम तो फिर भी हो जाता है, लेकिन आफ्टर दैट पोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जो है ना, दैट इज़ वेरी पुअर इन इंडिया। ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है किसी भी एक मॉडल में, बस ये बता दिया गया है ये रूल है, लेकिन कब क्या चल रहा है पब्लिक आर नॉट। फिर एथिकल कंसर्न, मोरल ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, डीप रूटेड है। जैसे लोग जो होते हैं ना, एथिकल कंसर्न, अगर मैं आपको इस चीज़ का किसी चीज़ से एग्जांपल दे करके बताऊं तो पीपल आर अफ्रेड कि नहीं वहाँ पे जा कर के ना उनसे हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, वो वाला चीज़ है ना, इंडिया में वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स है ना इंडिया में कि देयर इज अब टू मच ऑफ कोहेजन एंड डिस्टर्बेंस एंड कन्फ्यूजन कि कहाँ जाए क्या, तो इट्स लाइक वो मिक्स मसाला वाला चीज़ हो जाता है, ठीक है। और देखो पूरे EIA के प्रोसीजर को ना पूरा करने के लिए 180 दिन का 180 डेज़ का टाइम फ्रेम है, एंड दिस इज़ लाइक वे टू लेस टाइम, बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ प्रोजेक्ट जो आपका फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी कितना डिक्रीज़ हो रहा है उस चीज़ से, ठीक है, क्लाइमेट से ही रिलेटेड फिर हमारा कितना प्रॉब्लम्स हो जाएगा, दैट इज डीलिंग विद अ ह्यूज थिंग। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स नीड अ ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रॉपर असेसमेंट, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग। सो ये सारा इसका क्रिटिकल एस्पेक्ट हम ये लेंगे। तो ये पूरा मैंने आपका पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर कर दिया। इफ़ यू वांट अ क्विक रिवीजन तो मैं स्टार्टिंग से आपको चीज़ों को थोड़ा सा बता देती हूँ, ओके। हमने EIA का डेफिनेशन देखा, डेवलपमेंट किस किस चीज़ पे होता है, या तो इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन होगा या नेचुरल रिसोर्स होगा, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट
USA was the first country, and then we talked about India. When did India pass a law in that? फिर EIA को we have covered under environmental impact assessment, Environmental Protection Act, my pen is not working, 1986. फिर एक केस स्टडी देखा हमने, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, वी सॉ दीज थिंग्स, ठीक है. उसके बाद फिर कुछ डायग्राम्स हमने बना करके देखा कि प्रोजेक्ट को विथ एंड विदाउट, एंड देन वी डिड अ ग्राफ इन दैट कि ओके वन मिनट, देन ये यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये आपको काटोगे, ठीक है, और ये विथ EIA होगा, ये करेक्शन आप करोगे, ये विदाउट विदाउट EIA होगा, एंड विथ प्रोजेक्ट P एंड विथ EIA होगा. तो ये दिस यू हैव टू करेक्ट. ओके, फिर ये डायग्राम बना करके हमने देखा. फिर EIA में क्या क्या फैक्टर्स को हम इंक्लूड करेंगे, वी सॉ दैट, एंड देन वी सॉ दिस ब्यूटीफुल डायग्राम. ठीक है, ये चीज़ आप देखोगे, ठीक है, कि यस नो विथ मॉडिफिकेशन. EIA में इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट प्रोडक्ट एंड मॉनिटरिंग शुड बी देयर. गवर्नेंस के लिए इंडिया में कौन कौन सा आपका लिया गया है, ठीक है, दिस यू हैव टू सी. सो एंड देन दिस टाइप, कौन सा टाइप के प्रोजेक्ट को कहाँ से क्लियरेंस चाहिए, दिस यू हैव टू सी. ओके, एंड देन स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, ये सारा चीज़, ये पूरा प्रोसेस क्या है, और फिर उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया हमने. सो आई होप सो थिंग्स आर क्लियर. तो थैंक यू.